नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के तहत हिंदी कहानियों को पढ़ रहे हैं। आप सबसे थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हिंदी कहानियों पे जो वीडियो बन रहा था थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो गया है, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसके लिए आपसे क्षमा है। और इसके साथ में लेकिन आपको एक नई सूचना देनी ये थी कि बहुत ही जल्द हमारा हिंदी व्याकरण पर भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर। तो अगर आप में से कोई भी अगर वो भी वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक ये जानकारी बता दें कि अब हिंदी व्याकरण पर भी वीडियो बनेगा यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ साथ। क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है वो भी बहुत सारे जो परीक्षाएं आने भी वाली हैं, बहुत सारी परीक्षाएं उनमें भी पूछा जाता है, और तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सोचा है कि क्यों ना हिंदी व्याकरण को भी पढ़ाया जाए। तो हिंदी व्याकरण तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानियों के अंतर्गत। आज हमारी कहानी है राही, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगाई गई है। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे, राही कहानी को, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने 1947 ईस्वी में लिखा हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। राष्ट्रीय चेतना की सजग अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिल जाती है। और इन्होंने ये क्या हुआ था कि ये भी कई बार स्वाधीनता संग्राम के कारण जेल गई हुई हैं। तो इन्होंने अपने ही अनुभवों को, हम कह सकते हैं कि जो राही कहानी है इन्हीं के साथ अनुभवों पर रची गई कहानी है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना की सजग अभिव्यक्ति हमें होती है। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे राही, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, जो 1947 ईस्वी में लिखी गई। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कहानी संग्रह है, सीधे साधे चित्र, तो उसमें यह संकलित है। और अगर हम कहें तो यह जो कहानी है वह आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसके सारांश को हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि इस कहानी में भीख मांगने वाली मांगरौरी जाति से संबंध रखने वाली एक राही नामक विधवा स्त्री की कहानी है। इस कहानी में भीख मांगने वाली, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने वाली मांगरौरी, एक मांगरौरी जाति है जिनका सिर्फ जीवन यापन जो होता है भिक्षावृत्ति करके ही गुजरता है। तो उस मांगरौरी जाति से संबंध रखने वाली राही नामक एक विधवा युवती की कहानी है, जो कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वह क्या करती है कि उसके बच्चों को बहुत भूख लगी होती है और वो मार्केट जाती है। वहाँ पर वह पूरी कोशिश करती है कि मुझे किसी तरह भिक्षा मिल जाए, लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिलती। और वह काम भी करने को सोचती है कि कहीं से कोई काम भी मिल जाए, लेकिन उसे कोई अपना काम भी नहीं करने को देता। तो जिस कारण वह, उसे याद आता है कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, और वह इसी कारण से बहुत दुखी होती है और अपने बच्चों के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए वह चोरी का मार्ग अपना लेती है। और वह पास में किसी की नाच की गठरी रखी होती है और वह उसे चुराकर भाग लेती है। लेकिन बेचारी बस थोड़ी ही दूर भाग पाई रहती है कि पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और उसे अच्छी खासी सज़ा मिल जाती है। तो उसी की कहानी हमें इस राही कहानी में बताई गई है। जेल में जो राही है वह एक सत्याग्रह के आंदोलन को करने के कारण, संपन्न वर्ग की महिला है अनीता, जो कि सत्याग्रह आंदोलन करने के कारण वो भी जेल आई हुई हैं। तो अनीता से वह अपनी विवशता प्रकट करती है। हम देखें तो इस कहानी में हमें दो ही पात्र नजर आएंगे। एक तो राही, जो कि गरीब औरत है, चोरी के कारण जेल गई है। दूसरी अनीता है, जो कि एक सत्याग्रही औरत है, संपन्न वर्ग की महिला है ये, और स्वतंत्रता संग्राम के कारण उसमें भाग लेने के कारण ये जेल गई हुई हैं। तो दोनों ही दो महिलाएं हैं, दोनों जेल गई हैं और दोनों अलग अलग, एक अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए और एक सत्याग्रही आंदोलन में भाग लेने के कारण। अनीता यहाँ पे जब राही की वो बातें सुनती है तो वो सोचती है कि राही जैसी गरीब एवं भोली भाली जनता की सेवा करना एवं उनके दुखों को दूर करना ही सच्ची देशभक्ति है। सबसे बड़ी बात जो इस कहानी में हमें बताया गया है वो देशभक्ति और सत्ता भक्ति
के मध्य द्वंद्व को उभारा गया है। उसमें बताया गया कि दोनों में से किस मूल्य की ओर समाज बढ़ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, लोग इस कहानी में बखूबी तरीके से हमें बताया गया है कि सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने, हमारे जेल जाने की संख्या में वृद्धि करने और हम कितनी बार जेल गए हैं, कितनी बार आंदोलनों में भाग लिए हैं, उसका बढ़ चढ़ कर वर्णन करने से ही हमारी देशभक्ति सिद्ध नहीं होती, वो हमारी सच्ची देशभक्ति नहीं होती है। अगर हम सच्ची देशभक्ति करनी ही है तो हमें राही जैसी भोली भाली और गरीब जनता की सेवा करना चाहिए, उनके दुखों को दूर करना चाहिए, और वही सही मायनों में हमारी सच्ची देशभक्ति रहेगी। अर्थात कह सकते हैं कि इस कहानी में मानव जीवन का उत्थान ही सबसे बड़ी देशभक्ति के रूप में दिखाया गया है। सबसे बड़ी देशभक्ति जो है वो मानव जीवन का उत्थान ही इस कहानी में दिखाया गया है। आगे हम देखें अगर, तो इस कहानी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि भूख और चोरी का मुख्य कारण इसमें अशिक्षा को बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो, क्योंकि मांग जैसे अशिक्षा है, लोगों इतने पढ़े लिखे लोगों के बावजूद वो मांगरोरी जाति के लोग पढ़ाई लिखाई उन्हें करने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही मौका दिया जाता है। उनको सिर्फ उनका एक क्षेत्र है कि वो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करेंगे। यहाँ तक कि लोग उन्हें काम भी करने को नहीं दे रहे हैं कि वो काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर लें, वो भी करने का उन्हें अधिकार नहीं है। और इस अशिक्षा के कारण ही भूख और चोरी जो है, उस महिला को चोरी करनी पड़ती है भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों के। आगे हम देखें तो इस कहानी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह मानवतावादी स्वर को आधार बनाकर अनीता के माध्यम से पात्रों के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को उभारा गया है। इस कहानी में बखूबी ढंग से मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को उभारा गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस कहानी में उस जो महिला होती है राही, उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। जब अनीता पूछती है कि तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई, तो वो कहती है कि वह तो उसकी एक बार पुलिस वालों से लड़ाई हो गई थी, उसी का बदला लेने के लिए जब वह एक बार थोड़ा सा ताश खेलने जाता रहता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो पुलिस वाले उसी के चक्कर में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपना बदला निकलवाने के चक्कर में उसे जेल में बंद करके सज़ा सुना देते हैं, और वहीं पर पुलिस की यंत्रणा से उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पति की। तो इस तरह से हम कहानी में पुलिस एवं वकील के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार को इस कहानी में उजागर किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में जो फैली हुई थी। और यह आज के भी संदर्भ में यह बहुत ही बखूबी ढंग से देखने को हमें मिलता है कि आज भी हमारी न्यायिक व्यवस्था में कहीं न कहीं पुलिस और वकीलों के माध्यम से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आगे हम देखें तो समाज में हो रहे नैतिक मूल्यों के पतन के वर्णन के साथ साथ सामाजिक स्तर पर व्याप्त असमानता को भी दर्शाया गया है। अगर हम देखें तो जेल में 2 महिलाएं ही गई हैं, दोनों ही महिलाएं हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर असमानता व्याप्त है। एक संपन्न वर्ग की महिला है और एक गरीब महिला है जो कि चोरी के कारण गई है, एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण गई है, संपन्न वर्ग की है। जहाँ राही को जेल के नियमों के अनुसार जेल की सज़ा सुनाई जाती है, वहीं अनीता जैसी संपन्न वर्ग की महिला को बी और ए क्लास में भी अच्छी सुविधा देने के लिए वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कैसे वो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न रहे। यह आज हम के भी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि आज भी बड़े बड़े जो नेता जेल जाते हैं, बड़े बड़े अमीर संपन्न वर्ग के लोग जो जेल जाते हैं, उनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना हो, यह हमारी न्यायिक व्यवस्था में पूरा ध्यान रखा जाता है। और इस तरह से एक असमानता व्याप्त हो जाती है जेल में अन्य कैदियों और इन संपन्न वर्ग के कैदियों के बीच में। तो यह सामाजिक स्तर पर जो असमानता है वो भी हमें बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो यह कहानी जो है, इसकी शुरुआत आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी का PDF पूरी कहानी इस PDF में लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें पूरी कहानी है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यह कहानी जो है संवादों में हुई है, संवाद के माध्यम से कहानी की स्टार्टिंग हुई है। तो अगर हम ऐसी ही एक कहानी और देखते हैं, आकाशदीप नामक एक कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है, उसमें भी संवादों के माध्यम से ही कहानी शुरुआत होती है। तो ऐसे ही राही कहानी की भी शुरुआत
इसी तरह संवादों के माध्यम से ही हुई है। हमें स्त्री वेदना की झलक इस कहानी में देखने को मिलती है। साथ ही साथ गरीबी का चित्रण या गरीबों की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक निम्न मध्यम वर्गीय समाज में भूख की समस्या को उनके जीवन शैली में स्थान दिया जाता है, जैसे कि जिस कारण वे चोरी करने तक के लिए बाध्य हो जाते हैं। बहुत ही बखूबी ढंग से दिखाया गया है इस कहानी में। साथ ही अगर हम देखें तो बेरोजगारी की समस्या को भी उजागर किया गया है, क्योंकि वो काम तो करना चाहती है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कहानी के माध्यम से समाज की उन व्यवस्थाओं पर भी व्यंग किया गया है जिनकी वजह से कोई व्यक्ति भीख मांगने तक के लिए बाध्य है, लेकिन विडंबना यह है कि उसे भीख भी नहीं मिल पा रही है आज के दौर में। तो समाज में इस तरह जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है वह भी इस कहानी में दिखाया गया है। साथ ही अगर हम देखें तो देश की दरिद्रता का वर्णन तो हुआ ही है। राही के माध्यम से उस असहाय विधवा की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए देश की दरिद्रता का भी वर्णन इस कहानी में किया गया है। सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन जैसा कि हमें पता ही है कि इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसा हमने कहा कि कैदियों के साथ आर्थिक और सामाजिक स्तर पर होने वाली असमानता का भी वर्णन इस कहानी में किया गया है। इसके साथ ही अवसरवादी राजनीति पर व्यंग है इस कहानी में। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इस कहानी में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही यथार्थवाद एवं आदर्शवाद दोनों का सम्मिलित रूप भी दिखाई देता है। कहानी के अंत में हम देखें तो लोगों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर होने के लिए इस कहानी में विचार प्रस्तुत किया गया है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि देशभक्ति का अर्थ केवल धरना प्रदर्शन और बार बार जेल जाके अपने इन कृत्यों का महिमा मंडन करना ही नहीं, बल्कि गरीबों एवं असहायों के दुखों को दूर करना है। वही सच्ची देशभक्ति है, जो कि बहुत ही बखूबी तरह से हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम देखें तो इस कहानी में जो है वह जैसा कि हमने बताया ही था कि इस कहानी में दो ही पात्र हैं, एक गरीब औरत है राही और दूसरी है अनीता, जो कि संपन्न वर्ग की महिला हैं। तो इस तरह यह छोटी सी कहानी थी राही। इस कहानी का जो PDF है संपूर्ण कहानी, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं कहानी को। इसके साथ ही आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और जिस कारण से हमें और भी अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। इस वजह से आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हमें इससे पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और किस तरह के आप वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें आपकी पसंद का पता चलेगा और हम अपने वीडियो को और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे आपके लिए। तो इसके साथ ही करंट अफेयर का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, और साथ ही साथ अब हिंदी ग्रामर का भी वीडियो अपलोड होगा, उस पर भी अब चर्चाएं चलेंगी। तो हम अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, धन्यवाद।